पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो जानकारी देने वाले स्रोत हैं, जैसे अप्राकृतिक साधन, उनके बारे में, घनत्व, दबाव, तापमान, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उनके आधार पर, और जो ज्वालामुखी है उससे निकलने वाले पदार्थ, उनके आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जो वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की जाती है, भूकंप यानी कि भूकंपीय लहरें किस तरह से हमारी पृथ्वी के ठोस पिंड में विचरण करती हैं और उनकी गति में परिवर्तन होता है या उनकी दिशा में विचलन होता है, उस आधार पर वैज्ञानिक जो प्रमाण हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वो प्राप्त हुए हैं। लेकिन फिर भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। भूकंप से उत्पन्न लहरें अर्थात भूकंप केंद्र से आरंभ होकर सभी दिशाओं में धरातल की ओर चलती हैं, लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना में घनत्व में अंतर के कारण इन लहरों की गति व दिशा में परिवर्तन हो जाता है। भूकंप केंद्र से 3 प्रकार की लहरें निकलती हैं, पी लहर, एस लहर और एल लहर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पृथ्वी के का जो आंतरिक भाग है उसके घनत्व में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो इस घनत्व में अंतर के कारण जो भूकंप की जो लहरें हैं उनकी गति और दिशा, उनमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इस आधार पर उन भूकंपीय लहरों को 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पी लहर यानी कि प्राथमिक लहर, एस लहर यानी कि सेकेंडरी लहर और एल लहर मतलब धरातलीय लहर। पी लहर को पी लहर इसलिए कहा जाता है अर्थात प्राइमरी, अर्थात भूकंप की जब उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले इन्हीं लहरों का क्या होता है, आगमन होता है। सबसे पहले धरातल पर यही लहरें क्या होती हैं, प्रकट होती हैं, इसलिए इन्हें पी लहर के नाम से जाना जाता है। इनका वेग सबसे अधिक होता है, 6 से 11.3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक इनका जो वेग होता है वो तीव्रता होती है। ये लहरें, इनकी जो खासियत है, पृथ्वी के ठोस, तरल, गैसीय सभी भागों को पार करते हुए भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचती हैं। अर्थात जो पी लहर है वो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में आसानी से क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में आगे चलकर हमें बताएगी कि किस तरह से हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग बना हुआ है। ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं और इनमें कणों की जो गति है वो आगे पीछे धक्का देते हुए आगे बढ़ती हैं। दूसरा है एस लहर। एस लहर से तात्पर्य यहाँ पर सेकेंडरी वेव है, अर्थात द्वितीयक प्रकार की लहरें। द्वितीयक प्रकार की लहरें प्राथमिक लहरों के बाद उत्पन्न होती हैं, इसलिए इन्हें सेकेंडरी या द्वितीयक लहर भी कहा जाता है। चूँकि ये पी लहर के बाद उत्पन्न होती हैं तो स्वाभाविक है कि इनका जो वेग होगा वो क्या होगा, कम होगा, अर्थात इनकी जो गति होगी वो पी लहर से क्या होगी, कम होगी। तो जो भूकंपीय प्रमाण हैं उनके आधार पर जब इन लहरों की गति को मापा गया तो उस आधार पर ये पता चला कि इनकी गति 3.5 से 7.3 के आसपास किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास मापी गई। ये लहरें जल तरंग या प्रकाश तरंगों के समान होती हैं और इनमें कणों की गति लहर के समकोण पर होती है, इसलिए इन्हें अनुदैर्ध्य या आड़ी लहर भी कहा जाता है। इनकी जो सबसे मुख्य विशेषता है वो ये है कि ये भूकंपीय लहरें ठोस भाग में तो आसानी से गुजर जाती हैं, लेकिन तरल भाग में क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, और ये सबसे अधिक खतरनाक होती हैं। उसका कारण है कि इनमें लहर जो कण हैं, वो लहर के जो कण हैं वो लहर के समकोण पर चलते हैं, इसलिए ये ज़्यादा क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं। जैसा कि चित्र में भी आप देख रहे होंगे कि केंद्रीय भाग जो आपका कोर है उसका जो बाह्य भाग है वहाँ से जो एस लहर है वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस भाग में जो एस लहर है वो क्या कर रही है, प्रवेश नहीं कर पाती है। तो इससे प्रमाणित होता है, जैसा कि एस लहर की विशेषता है कि ठोस भाग में आसानी से गुजर जाती है, लेकिन
जो आपकी तरल भाग है उसमें इसका जो असर है या प्रभाव है क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है। तो एस लहरों के आधार पर ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग का जो बाह्य आवरण है वो कैसा है, तरल है, अर्थात किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। यही कारण है कि इस भाग में जो एस लहरें हैं प्रवेश नहीं कर पाती हैं, अर्थात क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तीसरी प्रकार की जो लहर है वो है एल लहर, जिसे हम धरातलीय लहर के नाम से भी जानते हैं। इनका वेग, चूंकि ये सबसे बाद में उत्पन्न होती हैं, तो इनका जो वेग है वो पहले पी और एस जो लहर है उनसे भी क्या होता है, कम हो जाता है। इनका वेग 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और ये धरातल के बिल्कुल निकट चलती हैं, इसलिए इन्हें सबसे खतरनाक माना गया है, क्योंकि ये जो हमारी भूपर्पटी है उसके बहुत कम गहराई में ये क्या करती हैं, विचरण करती हैं। इसलिए धरातल का जो ऊपरी भाग है उसको क्या करती हैं, तोड़ती फोड़ती हुई आगे बढ़ती हैं। तो इनके मार्ग में जो भी निर्माण आता है, चाहे वो नगर हो, बस्तियां हो, या कोई नदी का पुल हो, सड़कें हों, रेलवे लाइन हो, पटरियां हो, या बड़ी बड़ी कोई बिल्डिंगें हों, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो आपके कंस्ट्रक्शन है उनको भी ये क्या करती हैं, ध्वस्त कर देती हैं। इनकी उत्पत्ति पी और एस लहर के बाद होती है। इनका महत्व भूपटल या क्रस्ट की महाद्वीपीय महासागरीय बनावट को समझने में भी अधिक महत्वपूर्ण है या उपयोगी माना जाता है। तो इस तरह से आपने पी एस लहर को देखा। तो पी लहर आपका जब भूकंप केंद्र से उत्पन्न होकर वो पृथ्वी के केंद्र से होते हुए बाहर क्या होती है, विपरीत भाग में क्या होती है, निकल जाती है। तो इससे ये प्रमाणित होता है। जबकि एस लहर क्या होती है, जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं, आउटर कोर जो पार्ट है उसका, वहाँ से वो क्या होती है, विचलित हो जाती है, यानी कि वो अपनी दिशा क्या करती है, बदल लेती है। जबकि पी लहर जो है, जो आउटर कोर है उसमें प्रवेश तो करती है, लेकिन यहाँ उसकी गति में क्या होता है, थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसकी गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है फिर से उसकी गति में क्या हो जाता है, तीव्रता हो जाती है। और आउटर कोर से जैसे ही वो केंद्रीय भाग में प्रवेश करती है, अचानक उसकी जो गति है, जो भूकंपीय लहर पी है, उसकी गति में क्या हो जाती है, फिर से वृद्धि हो जाती है। जबकि जो एस लहर है वो आपके आउटर कोर से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इस प्रकार इन लहरों के जो व्यवहार हैं या इनकी जो विशेषताएं हैं या उनका जो विचरण क्षेत्र है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो तो ठोस है, लेकिन उस केंद्रीय भाग के बाहर जो आउटर कोर है वो निश्चित रूप से क्या है, पिघली हुई अवस्था में है। और उसका मुख्य कारण है केंद्रीय भाग का जो तापमान है वो क्या है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि पी लहर और एस लहर की गति, पी लहर जो अपने उत्पत्ति क्षेत्र से उत्पन्न होकर 5 मिनट में जो उसका क्षेत्र है वो बहुत दूर है, लेकिन एस लहर 5 मिनट में कम दूरी तय करती है। चित्र के ऊपरी भाग में डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है कि पी वेव आफ्टर 5 मिनट्स, देखिएगा उसका जो एरिया है या क्षेत्र है वो कहाँ चला जाता है, काफ़ी दूर हो जाता है, यानी कि उसकी गति क्या है, तीव्र है, इसलिए वो आगे तक क्या कर जाती है, मूवमेंट कर जाती है। जबकि एस लहर की गति क्या है, कम है, उतने ही समय में वो क्या करती है, कम दूरी को क्या करती है, तय करती है। इसके अलावा जो एक हमारी पृथ्वी के ऊपर एक शैडो जोन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पी और एस वेव शैडो जोन, अर्थात ये जो क्षेत्र है वहाँ पर ना तो पी लहर आती है और ना एस लहर पहुँच पाती है, अर्थात ये एक तरह से भूकंपीय लहरों का छाया चित्र कहलाता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भूकंपीय घटनाएं घटित नहीं होती हैं, क्योंकि जितनी भी इस पृथ्वी के ऊपर भूकंप से संबंधित जो हजार्ड्स आते हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में आते हैं जो टेक्टोनिक रूप से क्या हैं, वीक हैं। वहीं पर ये उत्पन्न होकर भूकंपीय लहरें क्या करती हैं, पृथ्वी के अलग अलग भागों से क्या करती हैं, विचरण करती हैं। तो इस प्रकार भूकंपीय लहरों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वैज्ञानिक रूप से ये बता पाने में थोड़े से सफल हुए हैं कि हमारी पृथ्वी का
जो केंद्रीय भाग है उसके घनत्व में अंतर पाया जाता है और उसी घनत्व में अंतर के कारण भूकंप की जो लहरें हैं उनकी गति में गहराई के साथ या तो वृद्धि होती है या क्या होती है, कमी होती है। तो ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो एक समान पदार्थ से नहीं बना हुआ है, बल्कि उसकी जो रचना है वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बनी है। यही कारण है कि उसके घनत्व में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, जो भूकंपीय लहरों की गति को क्या करता है, एक तरह से या तो बढ़ाता है या उसको कम करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो कोर है, केंद्रीय भाग है, वो ठोस है और उसका जो बाह्य भाग है कोर का वो तरल अवस्था में है। जैसा कि एस लहरों का व्यवहार उसमें बताता है प्रवेश नहीं करने के कारण। इन लहरों की गति तथा भ्रमण के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। भूकंपीय लहरें समान माध्यम में समान वेग से प्रवेश करती हैं, यानी कि समान माध्यम मतलब अगर एक तरह का समान घनत्व है तो भूकंपीय लहरों की जो गति होगी, वेग होगा, वो भी क्या होगा, समान होगा। लेकिन अगर विषम माध्यम है तो भूकंपीय लहरों में क्या होता है, परावर्तन होता है, अर्थात वो परावर्तित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जैसा कि चित्र में आप देख भी रहे हैं कि पी लहर जैसे ही आउटर कोर में जाती है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है, अर्थात वो क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। और जैसे ही वो आउटर कोर से बाहर निकलती है फिर से उसकी दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, अर्थात फिर से उसमें परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार भूकंपीय लहरों के आधार पर ये कहा गया है कि जो भूकंपीय लहरें हैं, अगर एक प्रकार का धरातल है, एक प्रकार का घनत्व है, समान घनत्व है, तो उसमें समान वेग से विचरण करती हैं। और अगर उसके रास्ते में उसके जो प्रवाह मार्ग है उसमें विषम धरातल है या यूँ कहें कि विषम माध्यम है, तो लहरें क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। अब भूकंपीय लहरों की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। नंबर 1, भूकंपीय लहरों का सिद्धांत है कि उनकी गति कम घनत्व के माध्यम में कम हो जाती है और अधिक घनत्व के माध्यम में अधिक हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे ही भूकंपीय लहरों के मार्ग में घनत्व में परिवर्तन होता है, अर्थात अगर घनत्व अधिक होता है तो भूकंपीय जो लहरें उनकी गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर घनत्व कम होता है तो भूकंपीय लहरों की गति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात घनत्व में वृद्धि के साथ साथ भूकंपीय लहरों की गति में वृद्धि होती है और घनत्व में कमी के साथ साथ भूकंपीय लहरों की गति में क्या होती है, कमी होती है। अधिक गहराई पर जाने पर लहरों का जो मार्ग है वक्राकार हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर लहरों का मार्ग अवतल हो जाता है, जैसा कि चित्र में आपने देखा, और धीरे धीरे मार्ग बदलती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी के अंदर परतों का घनत्व धीरे धीरे क्या होता है, बदलता है, परिवर्तित होता है। यही कारण है कि जो गहराई में जो भूकंपीय लहरें हैं उनका मार्ग सीधा ना होकर कैसा होता है, वक्रीय होता है, या वो क्या होती हैं, अपने मार्ग से क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। वो किसके कारण हो रहा है, अर्थात भूकंपीय लहरों के मार्ग में जो घनत्व में अंतर हो रहा है उसके कारण उनका मार्ग क्या हो जाता है, वक्रीय हो जाता है। कुछ लहरें थोड़ी गहराई तक जाने के बाद धरातल की ओर लौट आती हैं या परावर्तित हो जाती हैं, धरातल पर पहुंचकर पुनः गहराई की ओर परावर्तित होती हैं। ऐसा कई बार हो सकता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि लहरें परावर्तित होकर पृथ्वी के आकर समाप्त हो जाती हैं, वो फिर से सतह से टकराती हैं और फिर से वापस गहराई में चली जाती हैं, और ऐसा वो कई बार करती है, अर्थात वो कई बार वक्रीय रूप में घूम घूम कर आगे बढ़ती है। एस लहर एपिसेंटर से 120 डिग्री की दूरी पर समाप्त हो जाती है या लुप्त हो जाती है, अर्थात पृथ्वी के कोर में अनुपस्थित रहती है। यानी कि जैसे ही पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं, उसका आउटर जो भाग है, जब वो वहाँ पर पहुँचती हैं तो उसका जो कोण है वो लगभग 120 डिग्री का बनता है, और वहाँ जाकर वो क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और अपने मार्ग को क्या कर लेती हैं, मार्ग से विचलित हो जाती हैं, या यूँ कहें कि परावर्तित हो जाती हैं, अर्थात पृथ्वी की कोर में अनुपस्थित रहती हैं। और पी तरंगें कमज़ोर पड़ जाती हैं, किस में कम पड़ जाती हैं, कोर में कम पड़ जाती हैं। अर्थात क्यों कम पड़ जाती हैं, क्योंकि जो कोर का आउटर पार्ट है वो कैसा है, तरल अवस्था में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भूकंपीय लहरें ठोस भाग में ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और तरल भाग में उनकी जो शक्ति है या वेग है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो
भूकंपीय लहरों की गति जितनी अधिक होगी उतनी ही ज़्यादा ये क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं, और भूकंपीय लहरों का वेग जितना कम होगा उतना ही ये क्या होती हैं, हानिकारक। ऐसा नहीं है भूकंप आते नहीं है, पृथ्वी के अंदर जहाँ पर विवर्तनिक रूप से जो क्षेत्र अभी अस्थिर है वहाँ पर निरंतर ऐसी हलचलें होती रहती हैं, लेकिन वो कम वेग वाली भूकंपीय लहरें सतह तक नहीं पहुँच पाती हैं, तो हमें उनका एहसास नहीं होता है। जब उनका वेग अधिक होता है और वो हमारी सतह को प्रभावित करती हैं, अर्थात